हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। रोज़ की तरह मैं आपको हमेशा यही विशेष देती हूँ कि आप लोग बहुत हेल्दी रहें और अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहें अपनी स्टडीज़ को लेकर। मैं होप करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स होंगे वो हमेशा बहुत एक्साइटेड होंगे हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर, बिकॉज पढ़ाई जो है ना वो हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो वही हमारे हमेशा काम आने वाली है। बाकी सारी चीज़ें हमसे अलग हो जाएं बट हमारी पढ़ाई जो होती है ना वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती है। बच्चे सोचते होंगे क्या मैम हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की बात करती रहती हैं। यार, चैनल का नाम ही मिशन पढ़ाई है तो बताओ पढ़ाई की बातें नहीं होंगी। तो पढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ़िलहाल मैं शुरू करती हूँ। मैं बताती हूँ आज जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट है। एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अब कैसे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँ, होप कि कर पाऊँ। ठीक है। मेहंदी अच्छी है, बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने मेहंदी लगाई है, करवा चौथ की मेहंदी है। बट तब भी मैं एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है तो भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज ये वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में करके बनाएंगे बट बनाएंगे। चलिए देखते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और जो आपका ये जो टर्म 1 के एग्जाम है उसमें भी आ रहे हैं। इन शॉर्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है क्या। ऑब्जेक्टिव आएंगे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है, बट बेटा ऑब्जेक्टिव करने के लिए भी आपको सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि हम ऑप्शंस को देख के तुक्का लगा लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो ये जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं ना उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो फैक्चुअल होते हैं ना वो तो देखो है ना। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो एनसीईआरटी है आपकी, जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, दैट इज़ योर गोल्डन बुक। ठीक है ना। तो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो चाहे आपको सब्जेक्टिव पढ़ना हो, आपका बेस जो रहेगा वो तो ये बुक ही रहेगी। ठीक है। बुक से मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए लेके बैठी हूँ ताकि जो आपके बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना बच्चे, वो तो सिर्फ आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आने वाले हैं। 9th तक आपने देखा होगा कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। 9th तक बच्चे बहुत चिल रहते हैं, लेकिन 10th 12th बोर्ड्स में अगर आप बात करो या जो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो सिलेबस होता है आपका उसके बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव ही करने हैं बट ऑब्जेक्टिव भी आपके हर एक लाइन से बनेंगे। ठीक है ना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में इन शॉर्ट आपको समझाने वाली हूँ, बहुत सारी डिटेल में नहीं बता रही हूँ बट बता वही सारा रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज, आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा इस शब्द के बारे में, इस वर्ड को आपने 6th 7th 8th 9th 10th अगर मैं बात करूं तो आपको हर क्लास में रिसोर्सेज को आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करके और ज़्यादा वास्ट में उस चीज़ को पढ़ते हो। ठीक है। 10th में रिसोर्सेज से हमें समझना है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ें जो नेचर ने हमें दी हैं और नेचर की दी हुई उन चीज़ों को ह्यूमन क्या कर रहा है, अपनी नीड्स और के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज में तो लैंड है। लैंड एज अ रिसोर्स कैसे है, तो लैंड रिसोर्स ऐसे है, लैंड तो हमने नेचर ने दी है। लैंड जो है हमारे पास नेचर ने दी है ना हमें, ये ऑलरेडी बनी बनाई थी, आपने किसी उसको जाके कंस्ट्रक्ट नहीं किया। लैंड आपको मिली हुई है नेचर से, बट उस लैंड पे आप जो घर बना के रह रहे हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, भाई आपको बारिश से बचना है, धूप से बचना है ना, आपको मौसम के जितने भी सडन चेंजेस होते हैं उससे आपको अपने आप को सेव करना है। तो आपने क्या किया, उस लैंड पे आपने घर बना लिया, लैंड को यूज़ किया ना। खाने के लिए आपको अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, तो आपने क्या किया, उसी लैंड पे आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है। आपको आने जाने के लिए रास्ते चाहिए, आपने रोड कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो ये सब क्या है, अब आपने लैंड को एज अ रिसोर्स यूज कर लिया, तो दैट इज रिसोर्स। चैप्टर का नाम है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से आप क्या क्या समझोगे, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो डेवलप मतलब होता है क्या, डेवलपमेंट करना ना, आगे तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है ये रिसोर्सेज के साथ साथ कैसे चल रहा है, जितने भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं उनको, उन रिसोर्सेज के साथ आप डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में ह्यूमन कैसे आगे बढ़ रहा है, इंडिविजुअली भी, ठीक है, सोशली भी, ठीक है, एक साथ भी कैसे। तो अब सबसे पहले हम रिसोर्सेज पे आते हैं।
ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट पेज पे ही आपको ये दिया हुआ है। अगर मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूं तो आप एक अच्छा खासा देख सकते हो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। ठीक है, economically feasible से मतलब है कि आपको उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली मतलब पैसे के अकॉर्डिंग भी आपको वो चीज़ इतनी आपको कंपैरेटिव आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने खर्चा तो कर दिया उस पर लाखों का और फ़ायदा आपको सिर्फ 1000 में हुआ या हुआ ही नहीं बेनिफिट, तो दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है ना। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब आपके आसपास का जो कल्चर है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उससे भी वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो भाई, जहाँ पर आप लैंड को एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है वो, तो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो। एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं है, आप उसको कंस्ट्रक्शन में, रोड्स में, बाकी चीज़ें में यूज़ कर रहे हो। तो ये भी उसका मतलब एक जो पहले से चली आ रही चीज़ें हैं, कल्चरली जो है वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ह्यूमन बींग, राजस्थान के लोग राजस्थान में रह रहे हैं, वहाँ सेटल्ड हैं। ठीक है, उनको मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट से वो घुल मिल गए हैं। ठीक है, जो लोग मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु इधर रह रहे हैं, वो उनको आसपास का एनवायरनमेंट वहाँ है, तो वो क्या है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। वहाँ का क्लाइमेट, ये सब कुछ जो है, तो आपने जितने भी नेचर की दी हुई जितनी भी चीज़ों को आपने यूज़ किया है अपने नीड्स और सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें मॉडिफिकेशन, चेंजेस करके, दैट इज ऑल कम्स अंडर द रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो ये रिसोर्सेज हैं, साधन। सोर्सेज साधन होते हैं, रिसोर्सेज आपने उनको बनाया है, क्रिएट किया है अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलिए, आप यहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं रिसोर्सेज को आपने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। ह्यूमंस के पास भी भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको उसने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और चीज़ों में इस्तेमाल किया है, मॉडिफाई करके है। ओके, अगर हम बात करें कि क्या नेचर ने जो हमें ये सारी चीज़ें दी हैं वो हमारे लिए क्या फ्री गिफ्ट हैं, हम जितना मर्जी उतना यूज़ कर सकते हैं, जब मर्जी तब उसको छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर ने हमें दिया है, ये हमारे लिए फ्री गिफ्ट हैं, फ्री में दिया है नेचर ने हमें सब कुछ। ठीक है, बट आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि वो फ्री का है तो आप उसको कितना भी यूज़ कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको पॉल्यूट कर रहे हो। दैट डजंट मीन, ओके। बिकॉज जितने भी ह्यूमंस है, अभी आप रह रहे हो, आपसे हमसे पहले बहुत लोग रह रहे थे, अब हमारे आने वाली जनरेशन भी रहेगी, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि नेचर है भाई, नेचर सबको दे रही है। ठीक है, बट अगर उसका देने वाला जो हिसाब किताब है, हम उसको पहले ही अपने नीड्स के अकॉर्डिंग सब खत्म कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? आने वाले ह्यूमंस के लिए वो कौन है? जैसे हमारे पूर्वज थे, उनके लिए हम बच्चे हैं उनके, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमारे लिए बच्चे हैं ना। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ये सस्टेनेबिलिटी है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस किस बेसिस पे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो है हमारे, अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया हुआ है किन पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है? जहाँ से वो निकले हैं, जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो क्या आएंगे हमारे? बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो कितना सिंपल है, इजी है। आप पढ़ते पढ़ते आपको समझते समझते आपको आधी चीज़ें याद हो जानी है। ठीक है, बायो में, बायोलॉजी में आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो ना, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स हो गया जिसमें लाइफ है, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स, दैट इज मेड अप ऑल द लिविंग थिंग्स। ठीक है ना। And abiotic, that is made up with the non-living things. Now, how it comes under the biotic or how it comes under abiotic? Let us see. On the basis of exhaustibility मतलब आप उसको कितना यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility में भी दो चीजें आएंगी, एक रिन्यूएबल आएगा, एक नॉन रिन्यूएबल आएगा। रिन्यूएबल मतलब आप उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल मतलब आप उसको नहीं कर सकते हो, एक बार आपने यूज किया और वो चीज खत्म हो गई। आगे क्लियर करेंगे हम इसको वन बाय वन में। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, और किस बेसिस पे? पहला हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक, अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो जैसे ओनरशिप मतलब कि आपकी अपनी है, आप भाई आप ओनरशिप हो, आप ओनर हो उसके। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? कम्युनिटी में भी अगर आ गया तो मतलब एक ग्रुप का है, पर्टिकुलर किसी ग्रुप का है, किसी देश का है, या
देश से बाहर कुछ अलग देशों का है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि आप डेवलप कर रहे हो, उसका क्या एक बेस है, पोटेंशियल कितना है उसका, ठीक है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स आप पढ़ेंगे इसमें। तो पोटेंशियल मतलब आपके पास है तो सही, बट आपको ने उसको कितना यूज कर लिया है, ठीक है ना। डेवलप्ड कितने कर लिए आपने, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब इन फ्यूचर के लिए आपने कितना उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बहुत इजी है, बायोटिक और नॉन बायोटिक मैंने आपको बता दिया है। जैसे बायोटिक में आ गए, भाई लाइफ है हमारे पास, तो ह्यूमंस भी किस में आ गए, ह्यूमंस भी आ गए ना, लाइफ है हमारे पास, तो हम बायोटिक में आ गए। फ्लोरा फौना मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं और जितने भी इंसेक्ट्स हैं और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सब भाई लाइफ स्टॉक्स जितने भी हो गए, लिविंग थिंग्स आपको याद रखनी है, ठीक है। दैट ऑल कम्स अंडर द बायोटिक। अगर आपको बायोटिक की कैटेगरी पूछता है तो आंख बंद करके जितने भी, अगर आंख बंद करके तो खैर नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आंख खोलनी पड़ेगी उसके लिए, तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब बायोटिक में आएगी। बायो से आपको लाइफ को याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबायोटिक। अबायोटिक में आ जाएंगे जैसे आपके रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी में भी क्या आ गया, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, ठीक है, लाइक सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर मैं बात करूँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट मीन्स आप उसे रिन्यू करते हो। सोलर एनर्जी आती है, आप सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हो, फिर उसको रीजेनरेट भी कर सकते हो, विंड एनर्जी को भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर आप देखो तो इसको भी दो कैटेगरी डाली हुई है इसमें, ठीक है। क्या क्या, कॉन्टिन्यूअस में है ये, कितनी कंटिन्यूटी में रहता है, या कितने कॉन्टिन्यूअस और फ्लो में है ये, ठीक है। नहीं, रिन्यूएबल में हमारा यही है, डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो में। नॉन रिन्यूएबल में अगर मैं देखें तो ये जो नॉन रिन्यूएबल, आपको सिंपल याद रखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसको बनने में इतने साल लगे हैं, इतने मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, वो डिपोजिशंस और इससे बने हुए हैं, तो आप उनको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। भाई नेचर ने ही दिया है हमें, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये नेचर ने दिया है हमें, बट वो कंटिन्यूअसली हमें मिलती जा रही है, ठीक है, वो एक फ्लो में मिल रही है। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूं तो आपका आ गया पेट्रोल, ठीक है, डीजल, मिनरल्स हैं ये, कोल, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गहरे अंदर अर्थ में डीप डिपोजिशन से बने हैं, उसके प्रेशर से, उसके केमिकल रिएक्शन से, इन सब चीज़ों से बने हैं। आप उसको दोबारा, अगर आप चाहो पेट्रोल खत्म हो जाएगा फिर आप जनरेट कर दोगे तो आप उस तरीके से उसको जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर मैं देखूं तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हो गया पर्सन जो है वो उसकी अपनी। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइवेट बाय इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। अगर आप देखो आपकी अपनी जमीन है, वो आपकी अपनी है, दैट इज इंडिविजुअल है, ठीक है ना। तो जो रिसोर्स है, जो लैंड है, वो आपकी अपनी है, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है ना। कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए, पार्क हो गया, ठीक है, किसी सोसाइटी की मार्केट हो गई, लैंड है जो, ठीक है, ये सब किस में आ गए, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ गए, ठीक है। गांवों के बड़े बड़े खेत हो गए तो ये किसी गांव के हो गए, ठीक है, तो ये आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेशनल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो नेशनल क्या है भाई, जितनी सारी चीजें हमारे अंडर में आती है, यहाँ पे जो हमारे इंडिया के हर देश की कोस्टल बाउंड्री भी होती है, लैंड बाउंड्री भी होती है, तो ये जो भी हमारे, जैसे हमारे आइलैंड्स हैं भाई, अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप, तो इन सब की जो चीजें हैं ये सब किसकी है भाई, ये हमारे नेशन की है ना, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल ने नहीं खरीदा हुआ है ना इसको, कि आपने आइलैंड खरीद लिया है, अंडमान निकोबार खरीद लिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता ठीक है। तो वो जो है वो हमारे देश से रिलेटेड है। अगर कल को कोई पूछता है कि कहाँ है, तो भाई इंडिया में है, इंडिया के पास है, इंडिया के पास इसके अथॉरिटी, तो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये नेशनल रिसोर्स है हमारा, ठीक है।
इंटरनेशनल रिसोर्सेज मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, बट आपको ये पूरा पैराग्राफ सारा पढ़ना है, इसमें हर एक चीज पढ़नी है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज these without the concurrence of international institutions। अच्छा, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हुए, जो क्या है, हर देश के अपने अपने रिसोर्सेज है ना, हर देश के मतलब आपका हक है उस चीज पर, उस लैंड पर, उस आइलैंड पर, उसकी बाउंड्री आपसे रिलेटेड है तो उस पर है, बट जिस पर किसी भी देश का नहीं है उसका क्या है, उसको भी आप ऐसे नहीं समझोगे कि किसी देश का नहीं है भैया ये तो हम अपने में कब्जा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पर्टिकुलर अच्छा खासा जो है ना वो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनका जो एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है वो फॉर्म हो चुकी है, उसके बाहर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनकी परमिशन आपको, अगर उसमें एंट्री भी लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो किसी कंट्री की नहीं है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, किसी कम्युनिटी की नहीं है, दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालना है। 10th है, अब आपको ओवरऑल इस वाली वीडियो में मैं जो बता रही हूँ आपको कितना याद रखना है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉसिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आपको कितना समझ आया, कितना इजी लगा चीज़ों को, प्लीज़ बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।